Good morning, students. We will continue with our unit 2. Last few points are back remaining there. One of them is decision support system. Decision support system is the generally it talks about automated tools which help us to make few decisions depending on the data. What kind of data we are talking about? Data mining से कुछ data लेकर data warehouse में से with the help of data mining predictive analysis करके देता है to take some decision. So it is an interactive system which provide user with easy access for making their decisions. How? Depending upon the past experience which are already there in the database. So this there are wide range of decision support system. जनरली हम लोग नॉर्मल यूजर ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, एंटरप्राइज वाले ही वैसे सॉफ्टवेयर या चीजें यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए. जैसे एक आप लोग वेबसाइट बोलता हूँ moneycontrol.com, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव है उसके हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन देता है डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. काफी डिटेल और ग्रैनुलर टाइप के एल्गोरिथम्स इसमें यूज होते हैं. So here we are talking about decision support system which is almost structured to semi structured decision making के टास्क को हम लोगों को हेल्प करते हैं. ऑब्वियसली ना, सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, नथिंग इज परफेक्ट. कोई जादू नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई भविष्य देखना नहीं है. डेटा का एनालिसिस करके है, डेटा कौन सी सिचुएशन में कौन सा परफेक्ट होता है दैट वी कैन नॉट टॉक और टेल. इट इज एन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन that is designed to assist an organization to making their own devices provided by business intelligence. BI उसमें use करते हैं. You are aware about the subject. Typical information that a decision support system or that decision support application might gather and present would be they are going to do some comparative of sales figure. Sales कितना रहेगा, आगे कितना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, रिवेन्यू कितना जनरेट होगा प्रोजेक्टेड फ्यूचर में. सेल्स के अजम्पशन से, सेल्स के डेटा से कुछ चीजें प्रेडिक्ट होती है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट डिसीजंस वो भी आपको वहाँ पे बोलते हैं. फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सिस्टम, दे आर एम टू सॉल्व लेस स्ट्रक्चर्ड अंडर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम दैट सीनियर मैनेजर फेस. उनको हेल्प होती है बिकॉज मल्टीपल एरियाज में उनको डिसीजन लेने रहते हैं. इट कंबाइंस द यूज ऑफ मॉडल एनालिटिक टेक्निक ट्रेडिशनल डेटा एक्सेस. अब सीनियर मैनेजर का एक एग्जांपल बोलता है कि कौन से लोगों को कौन से टीम पे हायर करना है या फिर उन लोगों को कौन सा काम अलोकेट करना है. इसमें भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है. कैसे? उन्होंने कितने साल तक, पिछले कितने साल तक क्या क्या काम किया है, ठीक है, उनका पूरा डेटा रहता है. उन्होंने कितने, इसमें उनका क्या रेटिंग था, कैसे था. अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया तो टॉप रेटिंग वालों को वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में असाइन कर सकते हैं. ये डेटा सारा सॉफ्टवेयर में फीड होता है. जो आप लोगों का अप्राइजल रहता है, आपके जो पॉइंट्स रहते हैं, वो सारे चीजें डेटाबेस में स्टोर रहती है. और उसके हिसाब से कभी कभी टीम्स डिसाइड होती है. अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिविजुअली हर एक को जानना मुश्किल हो जाता है. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. कैरेक्टरिस्टिक भी है, यूज भी है. It emphasizes on flexibility and adaptability to accommodate the changes in the environment and decision-making approach for the users. Now, here users are not the end users. Your user are the organizational users, those who use this system. The principle of decision support system design is to concentrate less on efficiency, that is performing tasks quickly and reducing the cost, and more on effectiveness. Therefore, DSS are often developed using 4GL standard, जो भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ना बनाते हुए वो एडवांस लैंग्वेजेस में बनाते हैं. तो DSS के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो कॉमन है यहाँ पे. वी विल डिस्कस जस्ट अ मिनट. हेलो. ओके. So we are not going to, this is not going to be as a important part of your syllabus because what is DSS, what are its characteristics and benefits, and then last में आपका काम आएगा कि उसका स्ट्रक्चर और एनालिसिस के बारे में या फिर एक साथ आर्किटेक्चर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया. व्हाट इज द रोल ऑफ IS ऑडिटर इन दैट टाइप ऑफ डिजाइन और सिस्टम. तो DSS का डिजाइन और डेवलपमेंट
प्रोटोटाइपिंग दे यूज मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेस कौन से हैं, जहाँ पे यूजुअल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन रहता है, उनका डेटाबेस का स्ट्रक्चर के हिसाब से रहता है, और अगर वो प्रोटोटाइप यूज करते तो जल्दी से बन के तैयार हो जाता है. So there are some benefits of prototyping, such as learning is explicitly incorporated into high design process because of the iterative nature. आगे आपको पता है प्रोटोटाइप मॉडल या फिर आरएडी मॉडल या स्पाइरल मॉडल, वो सब उसी का पार्ट है, प्रोटोटाइपिंग के बाद ही वो बने हैं. बट उसमें क्या रहता है, प्री टेस्टेड मॉडल के स्टेप्स रहते हैं तो जल्दी बनता है. डिजाइन इटरेशन की वजह से फीडबैक अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है. User's expertise in problem area helps user to suggest improvement because involving the user is one of the step in prototyping. Initial prototype must be inexpensive to create because later on अपने आप specific features और advancement जो चाहते हो वो add करते रहोगे per iteration. तो starting में first iteration या फिर first task जो होगा वो simple, ज़्यादा खर्चे वाला नहीं होना चाहिए. जैसे जैसे आप फीचर ऐड करोगे पर इटरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो जाता है. इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज. It is difficult to implement decision support system because it's discretionary in nature. Discretionary मतलब type of organization, type of data availability, उसके हिसाब से ही decision support system implement होता है. It solves the problem using DSS to solve the problem, represent change in behavior on the part of user. रीजन है कि कोई भी डिसीजन सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पहले एंटर होना चाहिए. अगर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन पहले इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा तो आप लोगों का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं करेगा. तो चेंज इन बिहेवियर मतलब आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्टिंग है, टाइमलीनेस है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, ये सारी चीजें, मतलब इसको इन शॉर्ट में डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकता है. और ऑब्वियसली ऐसे ही जगह पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे डीएसएस सिस्टम को बनाने के लिए जहाँ पे ये सारी चीजें इन प्लेस है. The main challenge is to get the user to accept the use of software, because input भी डालना है correctness के लिए और output भी लेना है. The following are the steps involved in changing the behavior. Unfreezing. This step alters the force acting on individual जो भी employees है आपके, such as the individuals are distracted sufficiently to change. Unfreezing is accomplished either through increasing the pressure for change, लोगों को बर्डन डालो, काम का बर्डन डालो इम्प्रूवमेंट के लिए समझो, या फिर बाय रिड्यूसिंग सम ऑफ द थ्रेट्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज. जिस वजह से लोग विरोध करते हैं या फिर तैयार नहीं होते चेंज करने के लिए, वो रीजन ही हटाने का कोशिश करो, मतलब वो हैप्पीली एक्सेप्ट करो. मूविंग. दिस स्टेप प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट. एंड रीफ्रीजिंग. दिस स्टेप इंटीग्रेट द चेंज्ड एटीट्यूड. रीफ्रीजिंग कब होता है, अनफ्रीजिंग कब होता है, जब चेंजेस करना रहेंगे तब. ओके, पीपल फ्लेक्सिबल है, फिर उन्होंने एक बार ये टास्क को अडॉप्ट कर लिया, फिर उसको रीफ्रीजिंग, ताकि वो सेम वर्क along with the changes towards decision support system without any, क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोटेस्ट और हेजिटेशन करना शुरू करें. जनरली लोगों को नया चेंज आता है तो उसको वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो वहाँ पे चीजें हैं. देर आर सम रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डीएसएस. Developer should be prepared for 8 implementation risk factor. One, non-existence और unwilling user. सबसे पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट ये, लोग काम करते हैं, पेमेंट चाहिए, बट सारी चीजें जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही होंगी ऐसी जरूरी नहीं है. एंड दे आर हैविंग देयर ओन परसेप्शन, ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ओन विलिंगनेस, हम जिसको ज्यादा बोलते हैं. अब नॉन एग्जिस्टेंट और अनविलिंग बोला, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जो है नहीं उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, बट जो फीचर वाले लोग चाहिए, स्किल वाले लोग चाहिए, उनका ना रहना, या फिर जो लोग है उनमें वो स्किल्स है लेकिन वो विलिंग नहीं है टू अडॉप्ट द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और रिलेटेड एनी चेंजेस, तो भी वो नॉन एग्जिस्टेंट जैसे ही. क्योंकि अनविलिंग यूजर को वही ऑलरेडी हुई है, तो यू कैन ब्रिंग हॉर्स टू द वाटर बट यू कैनॉट मेक द हॉर्स ड्रिंक द वाटर. ओके, सो दैट इज द रिस्क फैक्टर. अगर ऐसे ज्यादा लोग रहेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा सिस्टम. मल्टीपल यूजर्स, डिफरेंट टाइप्स के यूजर रहेंगे या इम्प्लीमेंटर्स रहेंगे तो क्योस हो सकता है. डिसअपियरिंग यूजर्स, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो. ओके, उसमें भी कोडर का भी बात है, मेंटेनर का भी बात है. अगर ये डिसअपियरिंग रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो वो एक रिस्क है. इनएबिलिटी टू स्पेसिफाई पर्पज और यूजेस पैटर्न इन एडवांस. इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट कोहेजन
सॉरी क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑन ऑल पार्टीज, सबको पता नहीं चल रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है, तो वो भी वहाँ पे रेजिस्ट करेंगे। लैक और लॉस ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्निकल प्रॉब्लम, दीज आर द रिस्क फैक्टर. So by considering or minimizing this risk factor also, there are some implementation strategies. To plan the risk and to prevent it from occurring, divide the project into manageable pieces, modularity लाना चाहिए, solution को simple बनाना चाहिए ताकि everybody will understand, resistance कम हो जाएगा. Develop a satisfactory support base, meet user need and institutionalize the system. अब institutionalize ये word जो काफी important है. टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लोगों को पता होना चाहिए द पर्पस, बेनिफिट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क. तो वो एक एनवायरनमेंट बनता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये क्यों करना है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द सिस्टम. कोई भी नया रूल लाया तो सबको साथ में लेकर अनाउंस करके समझा कर फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ऑब्वियसली देयर विल बी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ DSS. The true test of DSS lies in whether it improves the manager decision making, which is not easily measured. The DSS is also rarely result in cost displacement such as reduction in the staff or other expenses. ये उसके बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर बिजनेस डिसीजन जो लोग लेते हैं उसके हिसाब से, और कुछ कुछ एम्प्लॉयज को उसका थ्रेट लगता है कि हमारा जॉब चला जाए. In addition, because of DSS is in evolutionary nature, lack of neatly defined completion dates, वहाँ पे ये भी एक इशू है कि वो थोड़ा लॉन्गर टाइम लेता है. तो कब खत्म करना है, बिकॉज आप लोगों को हर एरिया में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत लगने लगती है जब आप रियलाइज करते हो उसके फीचर्स. यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच, DSS development can reduce the need for evaluation by developing one step at a time and using tangible results. How to implement? DSS designer and user should be, they are using or they must use the broad evaluation criteria such as traditional CBA करना पड़ेगा, cost benefit analysis. If there is the requirement of changing the procedure, or if there are more flexible or inexpensive alternatives are available है वो लेना है. Pre-built prototyping component use करना है because they will consume less time. Okay. And एविडेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग के इफेक्ट हो रहे हैं नहीं, वो एविडेंस प्रूफ के साथ चाहिए, बिकॉज वो एविडेंस आप लोगों को दिखाएंगे कि ये देखो ये हम लोगों ने इस तरीके से काम किया तो ये बेनिफिट हुआ, तो लोगों का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, दे आर मोटिवेटेड. एंड देयर माइट बी सम चेंजेस इन डिसीजन सपोर्ट और डिसीजन मेकिंग जो भी DSS सिस्टम है उसके प्रोसेस में. कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए DSS के. oriented towards decision making, usually using cordial, surfable, linkable, drill down आप लोग उसमें डिक कर सकते हो जितना चाहिए. Semaphore, these are the conceptual or figurative things, words or symbols that are used to signal automatically when decision needs to be made, और उसको आप लोगों को इंटरप्रेट करके सही डिसीजंस लेने रहते. टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए. व्हाट इफ अगर कुछ नहीं होता है तो उसके प्रिकॉशंस और बाकी सारे मेजर्स भी वहाँ पे बताने चाहिए. बहुत सारे चीजें सेंसिटिव एनालिसिस गोल से की. लेट अस स्टार्ट द पार्ट बी और द लेट अस से लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम implementation. Information system implementation is when the system is installed and moved into production environment after appropriate systems and users acceptance testing. तो UAT जिसे हम बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो होने के बाद आप लोगों का इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली है या नहीं, इन प्लेस है या नहीं, आप लोग कर सकते हैं. इस स्टेज में पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में एंड यूजर को नोटिफाई किया जाता है, डेटा एंट्री या फिर कुछ कन्वर्जन्स है करने रहते वो वहीं पे लेते हैं, ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स होता है. एंड ऑब्वियसली जब यूजर यूज करना शुरू करते हैं तो देन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफर्स. नाउ दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेस्टिंग मेथोडोलॉजी. ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजी. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डग डिटेल इन दिस टॉपिक, जस्ट रन थ्रू करेंगे टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज. Testing methodologies are integral to information system implementation because there is a proper testing methodology selection is needed. अगर वो नहीं हुआ तो फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा. वंस कंप्लीटेड टेस्टिंग प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू अस आल्सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे जो एंड यूजर है या फिर जो भी स्टेक होल्डर है
उनको सिस्टम पे एक भरोसा हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। यहाँ पे एन आईएएस ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग। उसको टेस्टिंग करते आना नहीं चाहिए, बट उसका बेनिफिट उसको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग और कौन सा टेस्टिंग कहाँ पे होना चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, टेक्निकल सिस्टम वाला ऑडिटर, तो उसको इतना सारा प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने यूनिट में पढ़ा है, वो सारी चीज़ों का। तो ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 90% एक सॉफ्टवेयर कंपनी का बंदा ही बेस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बनता है। यस, बाहर का भी बन सकता है, बिकॉज इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, करना नहीं है एक्चुअली। An IS auditor should also understand how quality assurance monitoring और evaluation किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस में, क्योंकि वहां पे अगर कोई कमी है तो पॉइंट आउट करना उसका काम है। As we all are aware, testing is an essential part of system development process, which verifies and validates the program, function, design, testing, everything we are aware. The variety of system development methodologies and organizational requirements provide है वहाँ पे है लार्ज रेंज ऑफ सॉल्यूशन है टेस्टिंग को जो आप लोग करना है। यहाँ पे आईएएस ऑडिटर का इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव रोल उसका यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसेस में रहेगा। अननेसेसरी टेस्टिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो कंपोनेंट का जिस टाइप से टेस्टिंग होना चाहिए वही होना चाहिए। तो जो कंपोनेंट का जिस तरीके से टेस्टिंग नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो वो आएगा प्रिवेंटिव। डिटेक्टिव में भी टेस्टिंग के क्लासिफिकेशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार हम लोग बुक के हिसाब से दे देते हैं। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, the testing of individual program or module. Unit testing uses a set of test cases that focuses on control structure of the procedural design. This test ensures that the internal operation of the program perform according to specification. Then interface और integration testing, modular जब program रहता है तो it is a hardware और software test both होता है, कभी कभी जरूरी लगता है, which evaluate the connection of two or more components whether they are coming together and working properly or not. The term integration testing is also used to refer to test and verify and validate functioning of the application under test with other system when they are working together. Then there is a system testing. It is a series of tests designed to ensure sequential series of tests to ensure modified program जिसमें भी changes किए हैं object database schema which collectively constitute a new or modified system and it functions properly, मतलब अच्छे से वर्क करता है। ऑल द टेस्टिंग उसी के लिए, बट जस्ट कोई सिंपल कंपोनेंट पे है, कोई इंटीग्रल कंपोनेंट पे है, या कोई ओवरऑल सिस्टम पे है। ओके, देर आर सम अदर टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी होने के बाद, सॉफ्टवेयर फेल होने के बाद जब वापस से रिकवर करते हो तो वो रिकवरी टेस्टिंग होता है, जस्ट रिव्यू करने के लिए कि आफ्टर रिकवरी सिस्टम प्रॉपरली होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग है, उसमें एक्सेस कंट्रोल है या नहीं वो चेक किया जाता है। लोड टेस्टिंग, स्केलिंग क्या बात है, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इवेल्युएट आता है पीक आवर्स में, लोड बढ़ जाता है तो लोड टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग, साइज टेस्टिंग रहता है, कितना नंबर साइज ऑफ डेटा डेटाबेस रह सकता है। स्ट्रेस टेस्टिंग, ये लोड टेस्टिंग के जैसे ही हैं, बट यहाँ पे इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स और सर्विस रहते हैं, मल्टीपल सर्विस रहते हैं। लोड टेस्टिंग किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए किया जाता है, वो भी पीक आवर्स में या कुछ पर्टिकुलर पीरियड में। स्ट्रेस टेस्टिंग में कैसे रहता है, मल्टीपल सर्विसेज साइमल्टेनियसली रन होती है, तो कितने मैक्सिमम सर्विस कॉन्करेंटली यूजर यूज कर सकते हैं, वो स्ट्रेस कहा गया। ऑलमोस्ट वन पार्ट ऑफ लोड ही है, बट और इतने सारी सिचुएशन में भी हाउ सिस्टम परफॉर्म, आउटपुट कैसे देता है, स्पीड कैसे रहता है, दैट इज योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यूएटी, द फाइनल यूएटी, फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, it is performed after staff is satisfied with the system state. Acceptance testing occurs during the implementation phase. During this testing phase, the defined method of testing to apply should be incorporated into organizational quality assurance methodology. This QA activity should be proactively encouraged that adequate level of testing should be performed. तो मेजर पार्ट है क्यूएटी, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, देन उसके बाद आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो क्यूएटी फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड। हम लोगों ने जो यूज किया स्टार्टिंग में, जो मॉडल स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके हिसाब से सारी चीज हुई है, नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है। तो यूएटी ऑब्वियसली यूजर के साइड से होता है।
UAT also supports the process of ensuring that system is production ready, satisfies the documentation required. उसमें definition of test strategy and procedures रहता है. यूजर को टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट केसेस एंड सिनारियोज बनाए जाते हैं, बिकॉज यूजर एंड यूजर कितना अच्छे से टेस्ट कर पाता है वो अलग बात है. एग्जीक्यूशन टेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स टू वेरीफाई द सिस्टम रेडी. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ऑब्वियसली जो भी डिफाइंड एलिमेंट है सिस्टम में या फिर प्री डिफाइंड नीड्स के यूजर के नीड के हिसाब से होता है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूजर क्या करता है, यूजर कहाँ पे उसको यूज करता है, उसको फंक्शनलिटी कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका यूजर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर चीज का होता है. नॉट जस्ट द सिस्टम टेस्टिंग होता है यूएटी में. जो आप यूजर्स को हैंडबुक देते हो यूज करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन रहता है, वो भी प्रॉपरली लिखा है नहीं है वो वहाँ पे रहता है. देर आर सम अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग. दीज आर टू फेजेस ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर अंडरगोज बिफोर बीइंग कंसिडर फिनिश. फाइनल रिलीज करने से पहले हम उसे अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग में जाते हैं. First stage is called as alpha testing. It is often performed by user within the organization. Okay. And the second stage is called as beta testing. उसके लिए आप लोगों को पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सटर्नल यूजर जो स्पेसिफाइड रहते हैं उनको यूज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो कुछ दिनों तक यूज करे और क्या क्या कमियां हैं हमको बता सकते. So I am not there is no need to tell you about beta testing. देर इज अनदर पायलट टेस्टिंग है. थोड़ा सा प्रोजेक्ट या कुछ एक एप्लीकेशन बन जाता है तो वो सही तरीके से जा नहीं रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रोजेक्ट प्रॉपरली बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके लिए पायलट टेस्टिंग रहता है. तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है. इट इज नॉट मीन टू रिप्लेस द अदर टेस्टिंग मेथड, बट ये क्या रहता है, लिमिटेड इवेल्यूशन ऑफ सिस्टम है, पूरा सिस्टम का नहीं होता है, थोड़ा सा काम करके उसका टेस्टिंग. देन ये आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में आप बिना धुन अंधाधुन डाल देते हो किस तरीके का टेस्टिंग किया है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, these are your traditional testing methodologies में आते हैं. फिर भी जस्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इट इज अ टेस्ट दैट असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लॉजिक. एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इट इज एन इंटीग्रिटी बेस्ड form of testing associated with testing of components of information system. Then there are functional validation testing. पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शन या आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है, वैलिडेशन प्रॉपर है या नहीं. Regression testing, it is the process of reuniting, okay, or rerunning, sorry. This is the process of rerunning a portion of test scenario, test plan to ensure that some changes that we have implemented in that particular part have not introduced new error. Dependency testing भी हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं. Parallel testing, the process of feeding test data into two systems simultaneously. Sociability testing. This test confirms that a new or modified system, product, or application operate in its target environment without adversely impacting existing system. मतलब वहाँ पे पहले से जो काम चल रहा है क्लाइंट का वो इम्पैक्ट ना हो पाए. जैसे हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन सोशल है या नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनके कल्चर में कैसे जेल होता है नहीं, वैसे सॉफ्टवेयर के लिए भी ये चेक किया जाता है कि वो यूजर के पुराने या फिर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में भी प्रॉपरली काम करे, उनको कुछ एडवर्स इम्पैक्ट ना. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट प्लान्स रहते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस वन, बट कुछ अप्रोचेस है टेस्टिंग के, सच एज बॉटम अप टेस्टिंग. टेस्टिंग begins with atomic units one by one such as program or modules and work upward until complete system is tested. Next is top down. Opposites are depth first और breadth first approach भी इसे कहते हैं. कंडक्ट एंड रिपोर्ट एंड टेस्ट रिजल्ट, तो रिपोर्ट्स पे डिस्कस करना है और जो भी इश्यू पेंडिंग है उनको एड्रेस करना. Another type is data integrity testing. Data integrity testing is set of substantive tests that examine accuracy, completeness, consistency, and authorization of data. डेटा इंटीग्रिटी टेस्ट मतलब डेटा कंप्लीट होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा ऑथोराइज पर्सन ने ही एंटर करना चाहिए, डेटा ऑथोराइज पर्सन ने ही अल्टर करना चाहिए. तो कंसिस्टेंट मतलब वही डेटा जो इनपुट है वही डेटा एक्यूरेट डेटा यूजर को यूज होना चाहिए, सिस्टम में वही डेटा प्रोसेस करना चाहिए. अगर इसमें डेटा के साथ कोई ब्रीचेस होते हैं या अनऑथोराइज एक्सेस होता है या इनएक्यूरेट डेटा रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज फेल्ड डेटा इंटीग्रिटी टेस्ट. There are two types of data integrity tests. Rational integrity tests,
These are performed at the data element and record based level. Sorry, not rational, my bad. Relational integrity test. Relational integrity is enforced through data validation routines built into application or by defining input condition or rules. बिकॉज वैलिड डेटा ही प्रॉपर डेटा का रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है. जैसे नंबर में नंबर चाहिए तो वो नंबर हम लोग किसी पर्सन को असाइन कर सकते हैं लेटर. देन देर इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी टेस्ट. दिस टेस्ट डिफाइन द existence of relationship between entities and different tables, table to table relation of the database that needs to be maintained by the DBMS, or we can also say RDBMS. It is required for maintaining interrelational integrity. Primary key, foreign key concept यहाँ पे आते हैं. Okay, so this is also known to you. तो डेटा इंटीग्रिटी करने के लिए हम लोगों को डेटा का एसिड प्रॉपर्टीज लेना चाहिए. तो एसिड प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार ऑटोमोसिटी. फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, ट्रांजेक्शन, जो भी डेटा, ट्रांजेक्शन का मतलब है डेटाबेस में डेटा एंटर होना है, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है. ओके, तो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी वैसे होता है बैंक रिकॉर्ड में, और ओवरऑल डेटाबेस के हिसाब से ये ऑटोमोसिटी का पहला पार्ट है. या तो वो कंप्लीट होना चाहिए पूरा, या तो नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑटोमोसिटी. Consistency. Database should be maintained with each transaction, taking the database from one consistent state to another consistent state. अगर यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंट है तो दूसरे स्टेट में भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए. आइसोलेशन. each transaction is must isolated from other transaction, मिक्स नहीं होना चाहिए. एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चेंजेस लॉस लास्टिंग होने चाहिए, ज्यादा टाइम तक रहने चाहिए. एप्लीकेशन सिस्टम टेस्टिंग. The testing the effectiveness of application control involves analyzing computer application program, testing computer application control, or selecting monitoring data process transaction. Testing controls by applying appropriate audit procedure is important to ensure their functionality and effectiveness. Method of techniques for each category described एक diagram दिया है to facilitate the evaluation application system test. Now, this is our important part. IS auditor may also want to use generalized audit software, जो ये टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का भी सारा चीज इसको हेल्प करे. This is particularly useful when specific application control weakness are discovered that affect. For example, एक मास्टर फाइल है, उसके रिकॉर्ड को कुछ अपडेट होता है और उसमें कुछ सर्टन एरर कंडीशंस या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड में मिलते हैं. तो वो इतना सारा टाइप्स का सिस्टम में से ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज करता है टेस्टिंग में, और वो वहां पे उनको नहीं मिला, और वो काम है ऑडिटर को मिला. ऑडिटर क्या कर रहा है, एक तरीके का टेस्टिंग ही कर रहा है आप लोगों के प्रोसीजर्स का. एडिशनली, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, वहाँ पे जीएस नाम का सॉफ्टवेयर है, कैन बी यूज टू परफॉर्म सर्टन एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट, जैसे पैरेलल सिमुलेशन. सिमुलेशन में क्या रहता है कि एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर्टिकुलरली वर्क कैसे करेगा, उसका लाइव डेटा का आउटकम वहाँ पे टेस्ट कर सकते. तो टेस्टिंग एप्लीकेशन सिस्टम्स है, किस तरीके से रहता है. स्नैपशॉट टेक्निक है. ये सारी चीज़ें शायद आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम यहाँ पे. बट क्या क्या चीज़ें है, कौन सी टेक्निक्स है, वहाँ पे आप देख लो. स्नैपशॉट रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रांजेक्शन. प्रोग्राम लॉजिक वेरीफाई करता है. मैपिंग आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉजिक दैट हैज नॉट बीन टेस्टेड. ये इससे इफिशियंसी बढ़ता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है. डिसएडवांटेजेस है, मैपिंग वाले सॉफ्टवेयर महंगे रहते हैं, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. ट्रेसिंग एंड टैगिंग. ट्रेसिंग shows the trail of instructions executed, and tagging involves placing an indicator जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो ऑटोमेटेड सिस्टम होने की वजह से फिर ऑडिटर्स को भी हेल्प होती है. दिस प्रोवाइड एन एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, बट इसको कंप्यूटर टाइम भी लगेगा, रिसोर्स भी ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट टेक्निक है टेस्ट डेटा एंड चेक. रियल प्रोग्राम में यूज एक्चुअल मास्टर फाइल और डमी, उसकी जगह पे यूज करके बहुत सारे वहाँ पे यूजेस है. बेस सिस्टम इवैल्यूएशन, पैरेलल ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, पैरेलल सिमुलेशन. Okay, this is the test. So automated application testing, test data generator can be used to systematically generate random data that can be used to test the program. Here, the generator work by using field characteristic layout and value of the data.
In addition to test data generator, there are interactive debugging aids and code logic analyzer available to assist in the testing activity. Now, as per the syllabus, the major area of discussion. IS auditors role in information system. तो टेस्टिंग में क्या रूल है और टेस्टिंग में उसका क्या रोल है. टेस्टिंग इज द क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर किया जाता है क्वालिटी के लिए ऑडिटर्स को. So testing is important part for that organization and also IS auditor. Because यहाँ पे user requirement have been validated, the system is performing is as anticipated or not, internal control work होते या नहीं होते, सारी चीजें टेस्टिंग में पता चलती. So here important is that review the test plan for completeness. पहला काम है टेस्ट ऑडिटर का कि टेस्टिंग के प्लान उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली है या नहीं. रिकनसाइल द कंट्रोल टोटल्स एंड कन्वर्टेड डेटा. एक्चुअली वो उन लोगों को वहाँ पे काम खत्म होने के बाद वो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट खत्म करने के बाद. रिव्यू द एरर रिपोर्ट्स, वेरीफाई द साइक्लिक प्रोसेसिंग, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ क्रिटिकल रिपोर्ट्स एंड आउटपुट. इंटरव्यू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉपरली वो यूज कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे. रिव्यू द सिस्टम एंड एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें मैंने यूजर मैनुअल भी बोला है आप लोगों को. रिव्यू पैरेलल टेस्टिंग फॉर एक्यूरेसी, verify the system for its functioning, unit and system test plans, review user acceptance testing, review the procedure used for recording. इसलिए रिव्यू करना है, इस चीज में उसको ढूंढना है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लूप होल है, ताकि वो इन्फॉर्म करे ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन अपना टेस्टिंग क्राइटेरिया और फुलफिल करे और अपना क्वालिटी अचीव करे. कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलीज मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट का एंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. The effective and efficient development and maintenance of complicated IT system require rigorous configuration. आप लोगों को पता है सिस्टम सेटिंग, एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट सेटिंग, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टास्क रहते हैं. उसमें चेंजेस, रिलीज मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं. This system provides systematic, consistent and unambiguous control because उसमें यूजर को पता नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने कितना टास्क किया. बिकॉज देर आर बहुत सारे आईटी कंपोनेंट्स है जो उसमें काम करते हैं. हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फॉर्मवेयर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी रहता है, फिजिकल कनेक्टिविटी रहती है, वायर, फाइबर, रेडियो फ्रीक्वेंसी. जिस तरीके का सॉफ्टवेयर है उस तरीके का रहेगा. Changes to an IT system must be carefully assessed, planned, tested, approved, and documented, plus communicated to them for minimizing the consequences. Here, an IS auditor should be aware of the tools available for managing configuration, change and release management. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है आईएस ऑडिटर को भी हेल्प करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने रिलीज एंड कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए टूल्स है. Because of the difficulty associated with exercising control over both the system and programming maintenance activity, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑटोमेटेड रहती है. In many cases, regulatory requirements mandate this level of control. Laws या governing rules रहते हैं. In a configuration management system, maintenance requests must be formally documented and approved by a change control group. In addition, careful control is exercised for each stage of maintenance process via checkpoints, and there are sign-off procedures. The process of checking out prevents or manage simultaneously code edits, hardware, network, system architect reviewing, approving the changes or update to both hardware assets and inventory tracking system. These are the part of this release management and configuration management system. चेंजेस के बाद ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी रहता है बिकॉज वो लास्ट पार्ट है रिलीज मैनेजमेंट. ओके, फिर भी कुछ टूल्स है जो सपोर्ट करते हैं चेंज मैनेजमेंट और रिलीज मैनेजमेंट को. उसमें कुछ चीज़ें उन लोगों को ध्यान में रखने, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स अफेक्टेड बाय प्रपोज चेंज. चेंज इम्प्लीमेंट करने से पहले ही सोच लो कि वो उससे कोई दूसरे आइटम्स या एलिमेंट्स या कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के अफेक्ट होते हैं क्या, फंक्शनलिटी पे कुछ इश्यू होता है क्या. जो जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आप लोग के अफेक्ट होने वाले हैं चेंजेस के, ऑथोराइज चेंजेस क्या है अप्रूव करना वो जरूरी है, इसलिए आप लोग कर रहे हैं. तो उसको रिकॉर्ड करो, उसका रिकॉर्डिंग रखो, लॉग रखो. रिकॉर्डिंग द बेस लाइन ऑफ रिलेटेड रिलीज, बाउंड्री वैल्यूज, स्कोप आप लोगों का, डेडलाइन याद रखिए, हड़बड़ी में नहीं होनी चाहिए चेंजेस. Preparing a release to avoid human errors, resource cost, a new version of system because
ह्यूमन एरर्स, इसलिए ऑटोमेटेड सिस्टम का वहाँ पे फ्रॉम IS ऑडिटर perspective, effective use of configuration management software provides important evidence of management commitment to control over the maintenance process. Okay, I think this is sufficient for the day. Okay, we are going to stop here. Next part we will continue in next lecture. Thank you so much, student, for patiently listening to this lecture.